स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू थायराइड ग्लैंड एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जब तक आपको वो नहीं पता होगा फिर आपको आगे फर्दर उसके डिसऑर्डर्स का भी नहीं पता चलेगा। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। और जहां से मेरी आवाज कट हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड को जो है वो पीछे से स्टिमुलेट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच प्रोड्यूस करता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो फर्दर जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स जो है उसको प्रोड्यूस करे। उसमें T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है, ये तीन हार्मोन्स जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और फिर ये डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो टॉप मोस्ट फंक्शन है वो ये है कि थायराइड ग्लैंड ने आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। उसने आपकी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड करनी होती है, जो भी आप फूड खाते हैं उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट जो है वो थायराइड ग्लैंड करता है, इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और जब भी आपके हार्मोन्स के अंदर कोई ऑल्टरनेशन आती है, या जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है या वो कम हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से आपके डिसऑर्डर्स होती हैं बॉडी के अंदर, आपका मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो हाइपरथायराइडिज्म के जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं कि वो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, ठीक है। कि ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, यानी कि T4, T3 और कैल्सिटोनिन जो है जब इनकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर हम इसकी कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है ग्रेव डिजीज, ठीक है। ग्रेव डिजीज जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। वो कैसे होता है कि हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है ऑटो इम्यून, ठीक है, इम्यून सिस्टम, उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि उसने आपकी बॉडी को जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उससे किल करना होता है, ठीक है। जब वो किल नहीं मतलब कि जब आपका इम्यून सिस्टम बॉडी के हेल्दी सेल्स को खाना शुरू कर देता है ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम का काम नहीं है कि वो आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स को खाए, वो किसी भी रीजन की वजह से खा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है। जब आपका इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड के सेल्स को खाना शुरू कर देता है, इनगल्फ करना शुरू कर देता है या उनको किल करना शुरू कर देता है, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रेव डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपका इम्यून सिस्टम आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स के ऊपर अटैक करेगा तो वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो हार्मोन्स की जो ऑल्टरनेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी, वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये कॉज होता है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा एक्सेस आयोडीन, ठीक है। आप सबको भी पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। और जब आयोडीन ज्यादा अमाउंट में आप ले लेते हैं तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा आयोडीन को यूज करना शुरू कर देता है हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आपका हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, इतना आपकी बॉडी को रिक्वायर भी नहीं है। तो इस वजह से जो है वो आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसके अलावा आपको हो सकता है थायरोडाइटिस, ठीक है, ये भी एक कॉज होती है। जिस वर्ड के एंड पे TIS लगा होता है तो इट मीन्स कि वो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। और थायराइड की इन्फ्लेमेशन होगी तो उसे हम कहते हैं थायरोडाइटिस। अब आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो आपके हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। या वो कम प्रोड्यूस होते हैं या वो इंक्रीज, मतलब उनकी इंक्रीज प्रोडक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑल्टरनेशन का मतलब होता है या वो इंक्रीज प्रोड्यूस होंगे या वो उनकी जो है वो लो प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अगर उनकी ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगी तो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। इसके अलावा आपका आ जाता है बिनाइन थायराइड नोड्यूल्स, ठीक है। नोड्यूल्स जो हैं उसे हम कहते हैं लम्प्स, ठीक है। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है, अगर वो बिनाइन है, ठीक है, दो तरह के लम्प्स बनते हैं, एक बिनाइन और एक कैंसरस। बिनाइन वो होते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर मूव नहीं करते, और कैंसरस वो होते हैं कि जो कैंसर कॉज करते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर स्प्रेड करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। बिनाइन मूव नहीं करेंगे, वो आपके थायराइड ग्लैंड्स के अंदर ही रहेंगे, और जब वो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर रहेंगे तो वहां पर वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और आपकी हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो सही से नहीं होगी। इसके अलावा अगर यही नोड्यूल्स जो हैं ये मूव करना स्टार्ट कर दें आपकी बॉडी के कहीं और पार्ट्स के अंदर स्प्रेड हो जाए, तो उसे हम टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल्स कहते हैं, और इससे आपको कैंसर भी कॉज हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर्स ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस, ये कैसे आपका हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है कि जब आपकी ओवरीज या टेस्टिस के अंदर ट्यूमर्स होते हैं और अगर वो ट्यूमर्स आपके कैंसरस हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी जाकर स्प्रेड हो सकते हैं, और अगर वो थायराइड ग्लैंड के अंदर जाकर स्प्रेड हो जाएंगे तो वहां पे भी आपकी हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, और इस तरह से आपको जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है।
इसके अलावा अगर आपके ब्लड के अंदर T4 का लेवल हाई है, ठीक है, ये एज अ डायग्नोस भी यूज होता है कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो और उसके अंदर आपकी T4 T3 हार्मोन्स जो हैं थायराइड ग्लैंड के, अगर उनकी लेवल ज्यादा आता है तो इट मीन्स कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये कॉज भी है कि अगर आपकी बॉडी के, अगर आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा T4 जो है उसके रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, और ये एक डायग्नोस के तौर पे भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो आपको कौन कौन से बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज आ जाती है वेट लॉस। ठीक है, अब आपका वेट लॉस कैसे हो सकता है? मैंने बताया कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका फंक्शन ये होता है कि उसने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, वो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है। अब देखें कि जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज्यादा आपका हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, कि आपके जो थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स है वो बहुत ज्यादा आपके मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके रिजल्ट के अंदर आपकी कैलोरीज बहुत बर्न हो जाएंगी, और जब कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होंगी तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इट्स नॉट द हेल्दी वेट लॉस। ठीक है, क्योंकि हम देखें नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ है इंक्रीज द एपिटाइट। ठीक है, कि जब आपका वेट लॉस होता है ना, अब देखें कि वो जो वेट लॉस हो रहा है उससे ये हो रहा है कि आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड है। ठीक है, अब आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही जितनी उनको रिक्वायर है, क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपका जो है वो ऑल्टर उसका फंक्शन हो चुका है, वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो बहुत ज्यादा कैलोरीज को बर्न करना है जितनी इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके एपिटाइट ज्यादा हो जाता है, आपके सेल्स जो है वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि वो एपिटाइट के हार्मोन रिलीज करें कि उनको एनर्जी नहीं मिल रही, हम ज्यादा खाएं। ठीक है, डायबिटीज के अंदर भी यही होता है। ठीक है, कि आपके सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो वो आपके जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स करते हैं कि वो एपिटाइट हार्मोन रिलीज करें कि हम लोग ज्यादा जो है वो खाना खाएं। उनको नहीं पता कि हम खाना खा रहे हैं, लेकिन जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, वो मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कर रहा है, वो आपकी कैलोरीज को बर्न करी जा रहा है। ठीक है, इस वजह से आपको इसमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। इसके अलावा इसमें आपकी इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। इसकी रीजन ये होती है कि जब आपका थायराइड ग्लैंड जब वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना स्टार्ट कर देता है बॉडी के अंदर, तो आपकी जो हार्ट या जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनको आपको एनर्जी नहीं मिलती और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो हार्ट का जो रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें आप फीलिंग नर्वस और इरिटेबल, इसी तरह से ये सारा का सारा रिलेट करता है आपके मेटाबॉलिज्म के साथ। ठीक है, अगर आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही तो आप नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, फिर आप फटीग भी फील करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को तो एनर्जी मिल ही नहीं रही, और जब एनर्जी नहीं मिल रही तो आपने ऑब्वियसली फटीग फील करना होता है। इसके अलावा हैंड ट्रिमर्स, आपके हैंड्स को जो है वो झटके लगने लग जाते हैं, वही नर्वस सिस्टम की डिसेबिलिटी होती है। मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आपके मसल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी तो सारी कैलोरीज जो है वो बर्न हुई जा रही हैं। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी से हीट प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा आपकी फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स हो जाती है, यानी कि आपको डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आपका बाउल मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो इंटेस्टाइनल मोटेलिटी जो है उसको इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देती है, जिसे हम डायरिया कहते हैं। बल्जिंग आइज, आपके आइज के नीचे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, ये आपकी ग्रेव डिजीज के अंदर होता है। ग्रेव डिजीज जब आपको होती है ना तो आपकी बल्जिंग आइज हो जाती है, क्योंकि ग्रेव डिजीज आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। तो उसमें ये होता है कि आप देखें इम्यून सिस्टम तो आपका डैमेज हो चुका है, अब इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के किसी भी सेल्स को डैमेज कर सकता है। वो आपके थायराइड ग्लैंड को डैमेज करेगा तो वहां पे ग्रेव डिजीज हो जाएगी, वो आपके पेनक्रियास के सेल्स को डैमेज करेगा तो वहां पे डायबिटीज टाइप 1 हो जाएगी, अगर वो आपके ज्वाइंट के सेल को डैमेज करेगा तो वहां पे रीमाटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा। ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। इसी तरह से वो आपकी आइज को इफेक्ट करेगा तो वहां पर आपके स्वेलिंग होने लग जाएगी, आपकी आइज की वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आपको फेस करने पड़ सकती हैं अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो। अगर आप हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते हो तो इन द फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस करने लग जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, थायराइड स्टॉर्म के अंदर ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर ना आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट और आपका टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, और इतना हाई जो है वो आपकी ऑब्वियसली हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो जब आप हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते हो तो आपका थायराइड स्टॉर्म हो जाता है, यानी कि आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उससे आपकी आपका हार्ट रेट, आपकी ब्लड प्रेशर और आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो एक बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक जो है वो हाई हो जाता है। और इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के अंदर पहले ही आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस हुआ होता है। ठीक है, तो जब आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो आपके फीटस को जो है वो
प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिलेंगी, उसका मदर का खुद भी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर फीटस की हेल्थ के ऊपर भी वो इफेक्ट करेगा। और इस तरह से जो ये वाले फीटस होते हैं ये फिर प्री टर्म जो है वो होते हैं, या फिर इनकी स्टिल बर्थ हो जाती है। प्री टर्म का मतलब ये होता है कि जो 9th मंथ के टाइम पीरियड से पहले ही जब बच्चा बॉर्न हो जाता है तो उसे हम प्री टर्म कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो सकता है? क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो आपका एक और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म करवाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपके हार्मोन्स के ऑल्टरनेशन आती है तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से आपके बोन के अंदर से कैल्शियम बहुत ज्यादा लॉस्ट हो रहा होता है, और इस वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो पोरस हो जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इनको जो है वो हम लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी देते हैं जिनको हाइपरथायराइडिज्म का मसला होता है। इसके अलावा अगर आप हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते हो तो इससे आपको जो है इन द फ्यूचर थायराइड कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमने हाइपरथायराइडिज्म को डायग्नोस कैसे करना होता है। सबसे पहले तो हमने उसकी पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है। पर्सनल हिस्ट्री लेने का पर्पस ये होता है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि वो आयोडीन का ज़्यादा यूज़ तो नहीं करता, या उसको जितने भी ये हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं ये तो शो नहीं होते। और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री लेने का पर्पस ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उसके जेनेटिक्स में हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, या तो कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके बाद आपने फिजिकल एग्जाम करना होता है। फिजिकल जो डाइटिशियन होता है उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि उसने फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स देखने होते हैं। आप उसके हैंड्स को चेक कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि उसके हैंड्स जो है वो शिवर तो नहीं करते, वहां पर ट्रिमर्स तो नहीं होते। आप उसकी नेक को चेक कर सकते हैं कि उसकी जो नेक का फ्रंट पार्ट होता है वो ज्यादा उसका बाहर स्वेल तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप उसकी आईज को भी आप चेक कर सकते हैं कि वो बल्जिंग तो नहीं, उसके नीचे स्वेलिंग तो नहीं हुई हुई। इसके अलावा फिर आपने ब्लड टेस्ट करवाना होता है, और जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो अगर उसके अंदर T4 T3 का लेवल ज्यादा आता है तो इट मीन्स कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है। उसके अलावा आपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसका टेस्ट भी करवाना होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसने ये रिलीज करना होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसने फर्दर आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है कि वो हार्मोन रिलीज करें। अगर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इट मीन्स कि वो थायराइड ग्लैंड को बार बार स्टिमुलेट कर रहा है कि वो हार्मोन रिलीज करे, तो यहाँ पर भी जो है वो आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा आपने थायराइड स्कैन करवाना होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन। इसमें ये होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है आयोडीन 131, ये बहुत से डिजीजेस के डायग्नोस और ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए कैसे यूज करते हैं कि आप पेशेंट को जो है वो आयोडीन रेडियो एक्टिव जो आयोडीन होता है आयोडीन 131 को किसी टैबलेट या पाउडर फॉर्म में लिक्विड के साथ दे देते हैं, और उसके 2 या 6 घंटे के बाद आपने जो है उसकी नेक्स्ट से जो है वो मॉनिटर करना होता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ज्यादा आयोडीन को यूज तो नहीं कर रहा है हार्मोन्स बनाने के लिए। अगर वो बहुत ज्यादा आयोडीन यूज कर रहा है तो इट मीन्स कि आपके हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डायग्नोस कर लेते हैं। इसके अलावा आप थायराइड का अल्ट्रासाउंड करते हैं कि वहां पे कोई आपके जैसे नोड्यूल्स तो नहीं बने हुए, या वहां पे कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई। इसके अलावा आप सीटी और एमआरआई स्कैन करते हैं, और ये एमआरआई स्कैन आप करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को चेक करने के लिए कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तो कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिसेबिलिटी है तो वो बहुत ज्यादा टीएसएच रिलीज करेगा। ठीक है, और फर्दर फिर आपके हार्मोन बहुत रिलीज होंगे। और बेस्ट ये होता है कि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो होता है कि जो आपके एंडोक्राइन जितने भी आपका सिस्टम है हार्मोन का सिस्टम उसको डील कर रहा होता है। तो बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर होती है, तो इट इज द बेस्ट कि आप उसको जो है वो चेक करवाएं। नेक्स्ट जो फिजिशियन है वो आपको क्या ट्रीटमेंट देता है हाइपरथायराइडिज्म का, तो वो मेडिकेशन देता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सप्रेस हो जाए, वो ज्यादा हार्मोन रिलीज ना करे। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो डिजीजेस के ट्रीटमेंट और डिजीजेस के डायग्नोस दोनों में यूज होता है। ठीक है, तो इसको एज अ ट्रीटमेंट कैसे यूज करते हैं कि आप इसको जो है वो टैबलेट्स की फॉर्म में देते हो, तो ये आपके जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं, उनको किल करने में जो है ये हेल्प करता है। तो इसकी वजह से फिर आपके हार्मोन्स की जो ऑल्टरनेशन है वो नहीं होती है। इसके बाद फिर आप सर्जरी करते हो अगर आपका मेडिकेशंस या रेडियो एक्टिव आयोडीन से हाइपरथायराइडिज्म ठीक नहीं हो रहा, तो आप थायराइड ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं उनको रिमूव कर देते हो। एंड इट्स द रेयर सर्जरी इज द रेयर, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म मेडिकेशंस और रेडियो एक्टिव आयोडीन से ठीक हो जाता है, और ये तो आपने लाइफ टाइम जो है वो यूज करनी होती है। क्योंकि ये जो हाइपरथायराइडिज्म है ये भी आप क्योर नहीं कर सकते, ये लाइफ के साथ साथ चलती रहती है, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो है वो चलती है।
उसके बाद हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके रिस्क पे आ जाते हैं और उनको इन द फ्यूचर हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले आप जाती है आपकी एज, अगर आप 60 अबव हो, आप ओल्ड एज के अंदर हो, तो आपकी जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आपका सेक्स, मतलब कि आपका जेंडर, फीमेल के अंदर जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर हार्मोन इंबैलेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मेल। लाइफस्टाइल, अगर आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी नहीं है, आप बहुत ज्यादा आयोडीन वाले जो फूड हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो आपको हाइपरथायरिज्म हो सकता है। जेनेटिक्स, ठीक है, अगर आपकी जेनेटिक्स के अंदर आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं या उनको हाइपरथायरिज्म है, तो भी आपको जो है वो हाइपरथायरिज्म होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ होता है, तो आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन भी ऑल्टर हो सकते हैं। आयोडीन एक्सपोजर, आपका आयोडीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा, आप सी फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, ठीक है। अब ये जो हमारा आयोडाइज साल्ट वाला एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो आयोडीन साल्ट जो है वो हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो ये आयोडाइज साल्ट वाले जो प्रोग्राम्स है ना, ये आपके बैन हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आयोडाइज साल्ट फिर हर कोई यूज करना शुरू कर देते हैं, क्या हर एक को इसकी नीड है? नहीं, ठीक है। जो डेफिशिएंट है सिर्फ उनको नीड है। तो इस चीज से इसकी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आयोडाइज साल्ट हर कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी और फिर ऑब्वियसली वो हाइपरथायराइडिज्म कोज करेगा। एंड अदर मेडिकल कंडीशन, अगर आपको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको डायबिटीज टाइप 1 है, वो किस वजह से होती है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपके जो पैनक्रियास के बीटा सेल है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। या आपको अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस है कि आपके ज्वाइंट के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, तो वो ऑब्वियसली आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स को भी डैमेज करेगा, उससे आपको फिर ग्रेव डिजीज होगी और देन आपको फिर हाइपरथायराइडिज्म होगा, ठीक है। तो ये भी चीज मैटर करती है, इसीलिए मैंने ऊपर डायग्नोस में लिखा था कि आपने फैमिली मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री जरूर पूछनी होती है। नेक्स्ट आ जाती है डाइट, जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारा मेन रोल है कि हम उसमें डाइट को जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं हाइपरथायरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहले आ जाता है लो आयोडीन फूड, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप लो आयोडीन फूड्स लेंगे तो आपकी हार्मोन्स की ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी और फिर आपका जो हार्मोन का लेवल है वो बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड को इस तरह से हेल्प करती है कि वो ज्यादा आयोडीन को यूज नहीं करता, ठीक है। तो इन वेजिटेबल्स को आपने ज्यादा यूज करना है। उसके बाद कुछ वाइटामिन और मिनरल्स हैं जो आपकी थायराइड हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आयरन, ठीक है, आयरन जो है वो आपके ब्लड को कैरी करता है और वो पूरी बॉडी तक जो है उसकी सप्लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका स्लीनियम आ जाता है, ठीक है। स्लीनियम जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई है, थायरोडाइटिस हुआ है, तो आप उसको सेलेनियम दें, ठीक है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करेगा। इसके अलावा जिंक आ जाता है। जिंक आपके इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ग्रेव डिजीज हुई है तो आप उसको जिंक रिच डाइट दें, ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है। कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी क्यों देना है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है हाइपरथायराइडिज्म में, तो इस वजह से आपने कैल्शियम और विटामिन डी के या तो आप फूड सोर्सेज दें या आप इनको जो है वो सप्लीमेंट्स दें। हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके पुफाज और मुफाज होते हैं, आपने ये देने हैं। ये एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस आपकी होती हैं जो आपकी एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करती हैं, जैसे कि आपका टर्मेरिक, जिंजर, गार्लिक, ठीक है। तो इन स्पाइसेस के आप इनको कहवा भी दे सकते हैं अपनी डाइट प्लान के अंदर। और कौन से फूड जो है वो आपने अवॉइड करना होता है? एक्सेस आयोडीन, जैसे कि आपका जो सी फूड होता है, फिश वगैरह होती है, इसके अंदर आयोडीन बहुत ज्यादा होता है। आयोडीन साल्ट, जो आपका आयोडीन साल्ट होता है, उसको भी आपने जो है वो अवॉइड करना होता है। इसके अलावा ग्लूटेन, ठीक है, अगर आपको जब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो जाती है ना, तो आपको ये ग्लूटेन और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ग्लूटेन वैसे भी आपकी जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग है ना, इसमें बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब करता है। तो जब आपको पहले ही हाइपरथायराइडिज्म हो चुका है तो आपने ग्लूटेन को अवॉइड करवाना होता है। इसके अलावा सोया आपने अवॉइड करवाना होता है, ये भी आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी की का कोज बनता है। और दूसरी बात ये कि जो आयो सोया होता है, ये भी आपके थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा कैफीन, कैफीन के बारे में ना डिफरेंट रिसर्चेज हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कैफीन होती है ना वो आपके स्ट्रेस को रिलीज करती है, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिसर्चेज ये कहते हैं कि कैफीन जो है वो आपके स्ट्रेस को और ज्यादा प्रमोट करती है।
तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोगों को चाय पी के या चॉकलेट्स खा के बहुत सुकून मिलता है, और कुछ लोगों को और ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये पेशेंट से आपने पूछ लेना है कि अगर उसको कैफीन से जो है वो सुकून मिलता है या कुछ भी। देखें, अगर हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पहले ही आपका नर्वस सिस्टम जो है वो डिसफंक्शन है, ठीक है, उसको पहले ही स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है, तो अगर आप उसको कैफिनेटेड फूड्स देंगे तो उससे ऑब्वियसली उसको और ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। और दूसरी चीज आ जाती है कि हाइपरथायराइडिज्म जो है वो प्रिवेंटेबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसको आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम ठीक नहीं होता, ठीक है, आपको इसकी मेडिसिन खानी पड़ती हैं। और आप अपने डॉक्टर्स को चेक करवाएं, अगर आपको कोई भी हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम्स आता है, ठीक है, तो वो आपको फिर डाइटरी रिकमेंडेशंस और आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब करेगा। और इसमें डाइट में आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म चेंजेस हम लोग करते हैं। और इसके अलावा जो है वो अपने इसमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है, और होल फूड्स जो फाइबर वाले फूड्स होते हैं और जो लो आयोडीन फूड्स होते हैं वो लेने चाहिए, और जो प्रोसेस्ड मील्स होते हैं कोशिश करें कि जो घर में जो खाना बना होता है वो इस हाइपरथायरिज्म के अंदर दे। वैसे जितनी भी डिजीज है उसके अंदर यही देना चाहिए कि जो आपके घर में बना हुआ खाना है वही दे, और इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और इसके अलावा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज जो है वो आपकी हर डिजीज का जो है वो ट्रीटमेंट है, तो एक्सरसाइज आपने ज़रूर रिकमेंड करनी है हर डिजीज के अंदर। ओके, दिस ऑल अबाउट द टूडेज सेशन।